गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे चैनल पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला महामंत्री प्रतीक बर्नवाल जी आपके सामने हैं, जिनको आप लोग देख रहे हैं। और विधानसभा चुनाव नजदीक है दोस्तों, विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रतीक बर्नवाल जी का बड़ा लंबा कैरियर रहा है, हिंदुत्व संगठनों में लगातार काम किए हैं ये। बर्नवाल जी, पहले आप ये बताइए मुझे कि आपकी विधानसभा में टिकट का उम्मीदवार कौन है? क्या आपको लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए और कौन जनता का सबसे सटीक आईना बनेगा, चेहरा बनेगा, जो जनता के इरादों पर, जनता की सोच पर खरा उतरे? देखिए, 334 विधानसभा हाटा जो है हमेशा से यह राष्ट्रवादी क्षेत्र रहा है और यहाँ राष्ट्र के प्रति लोग समर्पित रहे हैं। और जहाँ तक टिकट का सवाल है तो पार्टी जिसको टिकट देगी वह राष्ट्रवादी ही होगा, उसकी सोच राष्ट्रवादी होगी, हमारी विचारधारा से मिलती होगी। तो हम सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण जिसको टिकट पार्टी देगी उसके साथ रहेंगे। चेहरा कौन आता है यह विषय नहीं है, मुख्यमंत्री कौन है यह विषय है हमारा। मुख्यमंत्री होगा प्रदेश सुरक्षित होगा, प्रधानमंत्री होगा देश सुरक्षित होगा। तो देश और प्रदेश की सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। विधायक प्रत्याशी कौन आता है यह हमारे लिए मायने नहीं रखता है। बर्नवाल जी, अखिलेश जी तो लगातार दावा करते हैं कि मैं 400 सीटें जीत रहा हूं, और उनको इसके पीछे ये भी लगता है कि राजभर जी से उनका गठबंधन हुआ अभी तत्काल में। और आपके ही जिला में एक कैबिनेट मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कुछ विधायकों को लेकर भी पार्टी को छोड़े हैं और सपा ज्वाइन किए हैं। मौर्य जी बोले हैं कि मैं पार्टी से अलग हटा हूं, मैं जहां रहता हूं तभी मेरी सरकार बनती है। जब मैं बसपा में था तो मैंने बसपा की सरकार बनाई, जब मैं भाजपा में आया तो मैंने भाजपा की सरकार बनाई। तो ये उनका दावा कहां तक सही है? मौर्य जी अपने आप को मौसम वैज्ञानिक समझ रहे हैं। आपको पता है कि जब मौर्य जी बसपा में थे तो बसपा की सरकार थी, लेकिन 2012 में मौर्य जी खुद चुनाव हार गए थे और मौर्य जी विपक्ष के नेता रहे। 2017 में जब बीजेपी के शरण में आए, राष्ट्रवादियों के शरण में आए, तब जाकर उनको सत्ता मिली और भाजपा ने उनको बहुत सम्मान दिया। इतना सम्मान देने के बाद मौर्य जी जो है जात की राजनीति करने लगे। राष्ट्र की राजनीति उन्हें प्यारी नहीं है, उन्हें जात की राजनीति प्यारी लग रही है। लेकिन मौर्य जी को मैं स्वतः बताना चाहता हूँ कि मौर्य समाज के जो लोग हैं वो राष्ट्रवादियों के साथ हैं। मौर्य समाज के लोगों को देश प्यारा है, न कि मौर्य जी प्यारे हैं। मौर्य जी किस मौर्य समाज के लोगों का भला किए हैं या मौर्य समाज के लोग खुद जानते हैं। तो फिर राष्ट्रहित में जो है मौर्य समाज जो है भाजपा के साथ रहेगा। मौर्य जी के सारे दावे खोखले हैं। अभी मैंने पिछले दिनों देखा कि समाजवादी पार्टी की बहू, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे समाजवादी पार्टी की भाभी। हमारे जो भी सपा से गठबंधन हुआ है, वो पीला गमछा लगाने वाले जो नेताजी हैं, वो कह रहे थे कि अभी बहू वापस आई फिर वापस लौट के आएगी। कहीं ना कहीं आपको नेताजी ऐसा नहीं लगता है कि अपर्णा यादव कितने परसेंट सपा का वोट बैंक उनके पास है, कितने परसेंट मुसलमान वर्ग या फिर यादव वर्ग उनके साथ जुड़ा है? भाजपा को उससे कोई लाभ होने वाला है या नहीं है? देखिए, भाजपा को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात ये मायने नहीं रखता है। बात ये मायने रखती है कि अपर्णा यादव समाजवादी परिवार की जो है बहू हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो बीज है वह पनपती रही। और आज विशाल पौधे के रूप में जब वह बड़ा हुआ है तो वह मोदी जी और योगी जी के साथ मिलकर काम करने के लिए भाजपा में आई हैं। उन्हें देश प्यारा था, उन्होंने पहले पंक्ति में यह कहा है कि मुझे राष्ट्र हित में काम करना था, इस नाते हम मोदी जी के साथ आए। अब मायने ये नहीं रखता है कि उनके साथ कितना वोटर आया। भाजपा के साथ जो भी देश हित में काम करेगा, जो धर्म का सम्मान करता है, लोगों का सम्मान करता है, जनता की सेवा करना चाहता है, वह एकदम भाजपा के साथ रहेगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि अर्पणा जी मैंने बड़ा पहले से देखा है कि मोदी जी की प्रशंसक रही हैं और उनके अंदर समाज के प्रति काम करने का, उनका स्वतः का एक NGO है लखनऊ में जिससे वो काम करती हैं, तो समाज के प्रति काम करने का एक स्वतः में जज्बा है।
और उसी के तहत वो काम करते हुए भाजपा की तरफ अग्रसर हुई हैं। परिवारवादी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा के साथ, जनता के साथ जुड़ी हैं। मुझे कहीं से पता चला कि अर्पणा जी जो हैं वो लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही हैं और रीता बहुगुणा जोशी जी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। एक माँ का तो मैंने जज्बा देखा, एक प्यार देखा। वो यहाँ तक कह रही थी कि अगर मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट मिलती है तो मैं टिकट छोड़ दूंगी। इसमें आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है कि ये जो राजनीति है वो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा ही है कि मैं चुनाव छोड़ के अपने बेटे को टिकट दिलाने की बात करती हैं। दोनों महिलाएं सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी उस समय मुझे याद आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी जब पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद उनको टिकट देकर वहां से विधायक बनाया गया था और उसी सीट पे अपने कैंडिडेट को हटा के बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देना कहां तक सही होगा? नहीं, कोई देखिए, रीता बहुगुणा जोशी जी स्वतः में आज के समय में सांसद हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं अपना, अगर मेरे बेटे को टिकट मिलता है तो मैं अपना सांसदी पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं सांसद पद अपना छोड़ के और अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहती हूँ। और रही बात अर्पणा जी की, तो अर्पणा जी ने यह नहीं कहा कि मुझे लखनऊ कैंट टिकट चाहिए। अब पार्टी का निर्णय है, पार्टी चाहेगी तो उनको चुनाव लड़ाएगी, अन्यथा उन्होंने स्वतः कहा है, बड़े खुले शब्दों में कहा है कि हम राष्ट्र सेवा के लिए आए हैं। तो यहाँ टिकट का कोई विवाद ही नहीं है। गोरखपुर सीट से बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आजकल चल रही है। पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जो पिछले 20 साल से लगातार विधायक हैं और जहां तक मुझे जानकारी है वो योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाहिनी के स्टार्टिंग संगठन से भी जुड़े रहे हैं। उनका टिकट काट के योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाना, ये भाजपा का कहां तक रणनीति है? और मुझे कहीं से सुनने में आ रहा है कि वो शायद सपा को ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। ये ऑथेंटिक खबर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के साथ चले हुए सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है कि बाबा जी आपकी जिंदगी का सबसे कठिन चुनाव मैं बना दूंगा। आप एक्चुअली हिंदू युवा वाहिनी के समकक्ष विश्व हिंदू महासंघ के प्रभारी जी भी हैं जिला के। आप बताएंगे कि महाराज जी के जो नजदीकी लोग थे उनसे उनका भरोसा क्यों उठता जा रहा है? ऐसा क्या मसला है? देखिए, राजनीतिक जीवन जो होता है समाज सेवा के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर आजीवन उस पद पे बने रहना चाहते हैं। महाराज जी जो है हमारी ज़रूरत है, इस नाते बराबर महाराज जी को सांसद के रूप में हम देखना चाहते हैं। गोरखपुर से मठ हमारी ज़रूरत है और उस मठ का देन है कि यहाँ हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाता है। तो सांसद तो अब नहीं है ना सर, सांसद तो उन्होंने बाहर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, जब सांसद थे जो भी है बराबर सांसद, लेकिन महाराज जी जो है उन्होंने कभी भी एक व्यक्ति को ये नहीं चाहा कि एक ही व्यक्ति जो बार बार यहाँ पद पे आसीन हो। महाराज जी की कुछ मजबूरियाँ थी। राधा मोहन दास अग्रवाल जी विवाद नहीं चाहते थे, इस नाते महाराज जी बार बार राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो हैं 3 बार से विधायक रहे। और रही बात गोरखपुर की, तो गोरखपुर सीट आप मेयर का देखते होंगे, हर 5 साल के बाद वहाँ प्रत्याशी बदल दिए जाते हैं। महाराज जी ने हर कार्यकर्ता को मौका दिया आगे आने के लिए। और अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा राधा मोहन दास अग्रवाल जी का है तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि पार्टी के निर्णय को स्वीकार करें, पार्टी उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था करेगी। लेकिन अगर कोई पार्टी का विरोध कोई भी करता है तो कहीं से बर्दाश्त नहीं करने योग्य बातें हैं, क्योंकि इस समय का जो परिवेश है वह 80 बनाम 20 का चल रहा है, यह महाराज जी ने स्वतः कहा है। तो इस समय हमें राष्ट्र हित में महाराज जी के साथ, भाजपा के साथ खड़े होने का समय है। और जहाँ तक माननीय सुनील सिंह जी का सवाल है, उनके बारे में जनता स्वतः निर्णय सुना देगी, ज़्यादा उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछला एक स्पीच सुन रहा था सुनील सिंह जी का। वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की सीढ़ी को पकड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी धारण कर ली और उस हिंदू युवा वाहिनी को खत्म कर दिया। और पिछले चुनाव में जब मैंने पर्चा भरा गोरखपुर से, तो गोरखपुर के बड़ी संख्या में युवा गोलघर की सड़कों पे आए थे। नेक्स्ट अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाकर मेरा पर्चा कैंसिल किया गया। इस तरह के कयास जो वो चर्चा कर रहे हैं, इस पे गोरखपुरी जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा? आपको क्या लगता है कि हिंदू वाहिनी को महाराज जी ने ख़त्म किया है? आज हमारे माननीय राजेश्वर सिंह जी हिंदू वाहिनी से राज्य मंत्री,
हमारे राजेश जो है नीरज शाही जी हिंदू वाहिनी से राज्य मंत्री, और तो और बहन मायावती जी कहती थी कि हम दलितों के मसीहा हैं, लेकिन महाराज जी ने यहाँ लाल बाबू वाल्मीकि को राज्य मंत्री बनाकर ऐसे किसी इतने छोटे तबके को राज्य मंत्री कभी नहीं बनाया मायावती जी ने। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल बाबू वाल्मीकि जैसे कार्यकर्ता को महाराज जी ने राज्य मंत्री बनाया। तो हमारे हिंदू वाहिनी से राघवेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी, उनको विधायक बनाया महाराज जी ने। तो कहाँ हिंदू वाहिनी को ख़त्म कर रहे हैं? हिंदू वाहिनी एक संगठन है जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में काम करती है, तो फिर हिंदू वाहिनी कहाँ ख़त्म हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर समाज में ऐसी अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं तो वह सारी बातें निराधार हैं। हिंदू वाहिनी एक जो है संगठन है समाज सेवा करने के लिए, इसको महाराज जी ने बनाया है। राष्ट्रहित, समाज सेवा, धर्म हित में यह संगठन हमेशा काम करता रहेगा। ऐसा महाराज जी का कोई योजना नहीं है जहाँ तक हमारी जानकारी है। अब मैं फिर आपकी विधानसभा पर लौटता हूँ, हाटा विधानसभा 334। मुझे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट आए हैं जीएम सिंह। लोगों में बड़ा चर्चा है कि जीएम सिंह को टिकट मिल सकती है। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या जीएम सिंह को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भेज सकती है? अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी किसी को भेजेगी, स्वीकार है। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर भाजपा बाहर से हुए कैंडिडेटों को टिकट दे रही है तो फिर भाजपा और भाजपा में क्या अंतर बचेगा? भाजपा के चेहरा विधानसभा में नहीं है क्या, जो 20 साल से यहाँ पे लाठी खाए, डंडा खाए, मुकदमा दर्ज कराए? और पार्टी भी तो मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि बाहर के लोगों को टिकट देना ज्यादा प्रेफर करती है। अभी मैंने कुछ विधानसभाओं में इस तरह की चीजें देखी हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ विधायक आए हुए थे पिछले सेशन में, पिछले 5 वर्ष 2017 की मैं बात करूंगा, उनको सबको पार्टी ने कहीं न कहीं से चुनाव लड़ाया था और उसी रणनीति पे पार्टी फिर से चल रही है। तो हमें और बाकी जो पार्टियां हैं उनमें क्या अंतर बचेगा? देखिए, पार्टी जो है, कोई भी पार्टी हो, जिताऊ प्रत्याशी ढूंढती है, और अगर बाहरी प्रत्याशी आता है उससे वोट प्रतिशत हमारा बढ़ता है, क्योंकि जाति की जो नींव है वह प्रदेश में कहीं न कहीं बहुत गहरी है। तो कहीं कहीं मजबूरियां बन जाती हैं, और पार्टी अगर किसी को टिकट देती है बाहरी प्रत्याशी को, तो कहीं न कहीं पार्टी की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पार्टी सम्मान नहीं करती है। आप देखिए, माननीय राजेश्वर सिंह जी को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, सांसदी की तैयारी कर रहे थे, उनको राज्य मंत्री बना के उनको एक पद दिया। पार्टी ने माननीय अतुल सिंह जी को टिकट नहीं दिया, लेकिन एक पद दिया। पार्टी ने तमाम ऐसे राज्य मंत्री बनाए, आप देखते होंगे, सबका नाम तो ज्ञात नहीं है, लेकिन उनको एक पद दिया। तो पार्टी की नज़र है कौन कार्यकर्ता है, कौन मेहनत करता है, कौन किस लायक है, तो उसको पार्टी सम्मान देती है, इसमें कहीं दूर आया नहीं है। और रही बात जहां बाहरी प्रत्याशियों को, जो बाहर से आए हुए प्रत्याशियों की, तो कुछ न कुछ हर पार्टी में आप देखते होंगे, लेकिन उस तरह का भाजपा में नहीं है। भाजपा कहती है आइए सेवा करिए, उसमें जो जिताऊ प्रत्याशी होते हैं उनको पार्टी टिकट देती है। तो इस नाते इसका विरोध करना कहीं तक ठीक नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि 3 चरणों के चुनाव की लिस्ट जारी हो चुकी थी। 60 से 70% कैंडिडेट ओबीसी और एससी कैटेगरी से ही टिकट मिली है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं भाजपा को भी समाजवादी पार्टी के राह पर नजर आता हुआ देख रहा हूं कि मैक्सिमम ओबीसी और एससी कैंडिडेट को टिकट दी जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा जो है ओबीसी एससी कैंडिडेट को देने की जहाँ तक बात है, जो कार्यकर्ता जिस लायक है उस लायक भाजपा उसका सम्मान करती है, और कहीं इसमें जातिवाद की भावना नहीं है। जो कार्यकर्ता कर्मठ है, जिताऊ है, समाज में जिसका क्रेज है, उसको पार्टी टिकट देती है, इसमें कहीं दूर नहीं है। ये इसको जात की नज़र से और जो है कटघरियों में नहीं देखना चाहिए। ये हमारे साथ मेरी बात हो रही थी विश्व हिंदू महासंघ के जिला महामंत्री प्रतीक बनवाल जी से, जिन्होंने खुलकर हमारे चैनल युरबस्ता.com पर अपनी राय रखी। प्रतीक बनवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।